चारपिट्स मेथड में ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो किस तरीके से हमने सॉल्व किया था। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो वो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। राइट, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है आज का और आज हम इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे दिया गया है सॉल्व जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई। सो यहाँ पे ये जो हमारे पास दिया गया है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया गया है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई। सो मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जो भी दिया रहेगा जेड स्क्वायर, जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में ही हम करके चलिए लिख देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके बाद मैंने आपको चारपिट्स एआई दिया था, तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इसको जब हम याद रखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। सो dp डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स, और ये जो दिया गया है उसको इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें, सो इक्वेशन फर्स्ट से अगर वैल्यू निकालते हो तो वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आता है, जैसे अगर हम बात करें डेल एफ बाई डेल एक्स की, तो डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस पी क्यू। अब अगर यहाँ पे हम देखें ये माइनस पी क्यू वाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम डेल एफ बाई डेल वाई की बात करें तो इसका भी वैल्यू हमारे पास माइनस पी क्यू एक्स हो जाएगा। एंड डेल एफ बाई डेल जेड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास टू जेड हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम डेल एफ बाई डेल पी निकालते हैं, ये भी आप निकालते चलो और जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलो, तो ये हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू एक्स वाई हो जाएगा। देन अगर हम बात करें डेल एफ बाई डेल क्यू की, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस पी एक्स वाई। सो ये जितना भी वैल्यू आया है, अगर हम इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू रखें तो ये फॉर्मूला में वैल्यू रखने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dp डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पे हम बात करें इसकी तो ये आप देख सकते हो, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, dp डिवाइडेड बाई अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू वाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चीज़ आप देख सकते हो, वन सेकेंड हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा dp डिवाइडेड बाई माइनस पी क्यू वाई प्लस टू पी जेड इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा माइनस पी क्यू एक्स प्लस टू क्यू जेड इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आप देख सकते हो पी क्यू एक्स वाई प्लस क्यू पी एक्स वाई, और यहाँ से अगर हम देखें डी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स वाई एंड डी वाई की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा पी एक्स वाई। सो ये वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद आप देख सकते हो कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि हम या तो फर्स्ट टर्म को ले लेंगे या फिर इन दोनों टर्म को लेंगे या फिर इन दोनों को या फिर हम लास्ट टर्म फंक्शन को फ्रैक्शन को लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब इनको लेंगे तो ये बाकी चीज़ जो हमारे पास वाई जेड है उसको हमें हटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली हम इसको नहीं हटा सकते। तो ये काम कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे टेकिंग एक्स एंड पी एज मल्टीप्लायर्स, मैंने ऑलरेडी जब पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था तो एक मेथड मैंने बताया था कि अगर हम इसको फ्रैक्शन को लेके नहीं बना सकते तो हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स एंड पी एज मल्टीप्लायर जब हम यूज करते हैं तो ये हमारे पास इन फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शन, ये पहला फ्रैक्शन है, ये सेकेंड फ्रैक्शन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो जब फर्स्ट और फोर्थ में हम क्या करते हैं, एक्स और पी का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, अगेन टेकिंग वाई एंड क्यू एज मल्टीप्लायर। फिर उसके बाद दोबारा हम y और q को मल्टीप्लायर लेते हैं और सेकेंड और लास्ट फ्रैक्शन मतलब इस वाले को और इस वाले को जोड़ देते हैं और उसके बाद देन इक्वेटिंग बोथ टर्म। तो जब हम इसको इक्वेट कर देते हैं, इसको इक्वेटिंग बोथ टर्म करते हैं ये हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले में बोल रहा है x और p को मल्टीप्लायर एज ए यूज करना, उसके बाद सेकंड में बोल रहा है कि y और q को हम एज अ मल्टीप्लायर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम x का मल्टीप्लाई इसमें यूज करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, उसके बाद p को इसमें मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे, देन वहाँ पे q जो सेकंड वाले में q को हम y का मल्टीप्लाई करके और लास्ट वाले में q का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास वैल्यू आया है माइनस पी क्यू एक्स वाई और पी क्यू एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस पी क्यू एक्स वाई और पी क्यू एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा।
सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पे आगे हम वैल्यू अगर इसका देखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स डी पी प्लस पी डी एक्स डिवाइडेड बाई 2xpz इज इक्वल टू वाई डी क्यू प्लस क्यू डी वाई डिवाइडेड बाई 2qyz। अब जब इतना वैल्यू हमारे पास आ गया तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, राइट। सो आगे अगर हम यहाँ पे देखें, आगे अगर हम इसकी बात करें तो ये जो वैल्यू है, क्या हम इसको जो हमारे पास एक्स डी पी प्लस पी डी एक्स है, क्या हम उसको डी पी एक्स लिख सकते हैं? अब डी पी एक्स कैसे लिख सकते हैं? जब इसको हम आगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी आ जाएगा, जो कि सेम यहाँ पे आप देख सकते हो यही वैल्यू है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो क्या हम इसको डी वाई क्यू लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम इसको आगे डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो ये भी हमारे पास वाई डी क्यू प्लस क्यू डी वाई हो जाएगा। मतलब ये कि इतने के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं और इतने के जगह पे, मतलब इसके जगह पे हम डी पी एक्स लिख सकते हैं। तो जब इसको लिखेंगे आगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आप देख सकते हो। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। सो डी पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम डी वाई क्यू रखें तो ये हमारे पास क्यू वाई जेड हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब आगे देख सकते हो, आगे हमें सॉल्व करना है तो ये जो हमारे पास वैल्यू है अगर इसको हम इंटीग्रेशन कर दे, राइट, इंटीग्रेशन अगर इसका हम निकाले तो ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग, किसका किसका इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 सेकेंड, ये जेड से जेड को हम कैंसिल कर देते हैं। सो जब हम जेड को जेड से कैंसिल करेंगे तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये चीज आप देख सकते हो क्या कि dx बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई, इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ x के साथ में है, जिसके टर्म में हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, वही सेम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। सो जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास है वो हो जाएगा log एक्स पी इज इक्वल टू log वाई क्यू प्लस एक हम कांस्टेंट ले लेते हैं C1। सो अब यहाँ पे वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो ये वैल्यू आप देख सकते हो, ये हमारे पास हो जाएगा log एक्स पी माइनस log वाई एक्स इज इक्वल टू log C1। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा log एक्स पी डिवाइडेड बाई वाई क्यू इज इक्वल टू log C1, log टू log कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो जाएगा एक्स पी डिवाइडेड बाई वाई क्यू इज इक्वल टू C1। सो यहाँ से अगर हम बात करें तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू C, सॉरी इसको हम C ले लेते हैं, C1 ये भी लेते हैं। सो ये हमारे पास अगर C हो जाएगा तो ये आप देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा C वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स। सो P का वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से निकल गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इस P के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रख देते हैं, सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये जो वैल्यू हमारे पास आता है वो क्या हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस P के जगह पे कितना वैल्यू आया है, C वाई क्यू बाई एक्स, जब इसके वैल्यू को रखेंगे तो वो जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दिया था, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारा दिया था जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू हम रखेंगे सी वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स इंटू क्यू एक्स वाई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो x है x से कैंसिल हो जाएगा, देन हम इसको बोल सकते हैं सी वाई स्क्वायर क्यू, राइट, जेड स्क्वायर का वैल्यू हो गया। सो यहाँ से अगर हम q का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हम बोल सकते हैं कि q का जो वैल्यू है वो हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई सी वाई स्क्वायर, राइट। अगर हम ये क्यू स्क्वायर होगा, राइट, ये दोनों क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सो क्यू स्क्वायर का वैल्यू जब ये हो गया तो क्यू का वैल्यू हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, जेड बाई अंडर रूट सी वाई, राइट। सो यहाँ पे जब हमारे पास p और q का वैल्यू ऑलरेडी निकल गया है तो ये आप देख सकते हो कि p का वैल्यू अभी q के टर्म में, तो क्यों ना हम इक्वेशन सेकंड को भी क्या हम बोल सकते हैं, इक्वेशन सेकंड बिकम, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दे p इज इक्वल टू सी वाई बाई एक्स और q का वैल्यू हमने क्या रखा है, q का वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं जेड बाई वाई अंडर रूट सी।
सो ये y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से p का वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा z√c/x। सो p का वैल्यू तो हमारे पास निकल गया और ये हमारे पास q का वैल्यू भी निकल गया, राइट। ये हमारे पास p का वैल्यू हो गया और ये हमारे पास q का वैल्यू हो गया। सो p और q के वैल्यू जब हम यहाँ पे निकल गया तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि यहाँ जो अभी हम c1 यूज़ कर रहे थे, राइट, ये हम अगर यहाँ पे c1 ले ले c ले रहे थे, उसको वो अंडर रूट आ जा रहा है। बट मैंने बताया है कि कांस्टेंट का जब हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। वो c है मतलब c नहीं है, वो c होते हुए भी c नहीं है, मतलब ये कि c का वैल्यू वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 2.6 हो, 2.8 हो, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। c बस एक यहाँ पे हम उसको दिखाने के लिए बोले हैं कि ये c है। तो क्यों ना अगर हम सपोज जो हमारे पास अंडर रूट c है उसको अगर हम c1 सपोज कर लेते हैं तो अब हमारे पास p का वैल्यू क्या हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो p का वैल्यू आया है ना, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि हम इसको अंडर रूट में करेंगे तो थोड़ा सा लिखने में भी प्रॉब्लम जाएगा। सो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा zc/x, मतलब कि p का वैल्यू हम लिख सकते हैं zc/x। अब ऑलरेडी आपको पता है कि जो हमारा z वेरिएबल है, z किस पे डिपेंड करता है, z डिपेंड्स ऑन x और y, सॉरी x एंड y। तो जब x एंड y पे डिपेंड करता है तो मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूला बताया था कि dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल z बाई डेल एक्स dx प्लस डेल z बाई डेल y dy। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p dx प्लस q dy, क्योंकि इसके वैल्यू होता है p और इसका वैल्यू होता है q। सो यहाँ से अगर हम dz का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हम p के जगह पे वैल्यू रख के zc/x dx हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास q का वैल्यू है, q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q का वैल्यू अभी हमारे पास आया था z/√cy, लेकिन जब हम यहाँ पे √c के जगह पे c1 रखेंगे तो क्या हम इसको भी लिख सकते हैं z/c1y, z/c1y। सो ये वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जब हम यहाँ पे इसको रखेंगे z/c1y dy, अब हम जब इसका वैल्यू आगे और सॉल्व करते हैं तो ये आप देख सकते हो कि z दोनों में है, कॉमन करके हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा c1 dx/x प्लस 1/c1 dy/y। अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, राइट, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या ये वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन निकालने के बाद ऑन इंटीग्रेटिंग जो वैल्यू आएगा वो क्या हम बोल सकते हैं, log z इज इक्वल टू c1 log x प्लस 1/c1 log y। सो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा log z इज इक्वल टू log x टू द पावर c1 प्लस log y टू द पावर 1/c1। अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगा log z इज इक्वल टू log x टू द पावर c1 इंटू y टू द पावर 1/c1। log को अगर हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू x टू द पावर c1 इंटू y टू द पावर 1/c1, राइट। और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे, उसको सपोज log c2 मान लेते हैं, तो ये इसको हम करेंगे तो साथ में c2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे z का जो वैल्यू आया c2 x टू द पावर c1 इंटू y 1/c1, ये आप देख सकते हो टोटली यहाँ पे p और q से बचा हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ से बेसिकली हमें p और q के जो वैल्यू है उसको यहाँ से हटाना है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चीज़ आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप ऑलरेडी यहाँ पे आधा काम कर चुके हो। बस ये फॉर्मूला आपको एक ट्रिक के थ्रू आपको याद रखना है, बस उसके साथ बाद जो जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है उसका हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे। देन ये आप देख सकते हो, उसके बाद इसको या तो फर्स्ट टर्म ले लो, सेकेंड टर्म ले लो, कुछ मल्टीप्लाई कर लो, यही दो हमारे पास इसका मेथड है। इस मेथड के थ्रू हम आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। देन अगर यहाँ पे हम फिर p और q का वैल्यू निकालेंगे, जैसे लास्ट हम पढ़ रहे थे u और v का वैल्यू निकालना था, उसी तरीके से यहाँ पे p और q का वैल्यू निकालना है, और देन आफ्टर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करके और ये जो वैल्यू निकाल देंगे। तो ये बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है इस टॉपिक पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं।
टॉपिक का नाम हमारे पास आप देख सकते हो, ये हमारे पास टॉपिक है रूल फॉर फाइंडिंग CF। हम यहाँ पे CF का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।